गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। Origin of biomolecules, evolution of prokaryotic and eukaryotic cell and origin of species। ये हमारा टॉपिक का नाम है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि कार्बनिक मॉलिक्यूल्स कैसे बन रहे थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे बन रहे थे। मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हमने, जिसमें हमने कार्बनिक अणु बनाए थे, है ना। और क्या था उसके अंदर कि ये जैव अणु जितने भी बने थे, जैव अणु का उद्भव जो है अजैव अणु के संश्लेषण हुआ है। पहले जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स बने होंगे, एबायोटिक से फिर बायोटिक कंपोनेंट्स बने होंगे, इस प्रकार इसका उद्भव हुआ है। और जैव अणु के आपस में मिलने या फिर इनके अरेंज होने की वजह से जो है सजीव की उत्पत्ति हुई है। और पहला जो सजीव है उसकी उत्पत्ति का जो कंसेप्ट है, उसमें पहला कंसेप्ट दिया गया है प्रोटोबायोंट थ्योरी। इसमें सबसे पहला है ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट, कि लाइफ का जब ओरिजिन हुआ है उससे पहले प्रोटोबायोंट बने थे। प्रोटोबायोंट होते क्या है? प्रोटोबायोंट एक प्रकार का प्रिमिटिव फॉर्म है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक बनेगा, प्रोकैरियोटिक से पहले वाला जो फॉर्म है जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बनना शुरू होगी, है ना। बहुत सारे, जैसे हमने पढ़ा था कि मोनोमर्स बने थे, मोनोमर से बने थे पॉलीमर, और पॉलीमर्स का आपस में कंडेंसेशन हुआ और जिससे बनते कोसरवेट, जिससे क्या बनते कोसरवेट्स बने थे। और ये कोसरवेट साइज में बड़े थे, जिसके अंदर क्या थे बहुत सारी पॉलीमर्स यूनिट जुड़ी हुई थी। फिर इनका जो है ब्रेकडाउन हो गया, और ब्रेकडाउन होने की वजह से जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म बने थे। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल वही है कि जो इसका जो फर्स्ट थ्योरी थी, इस फर्स्ट थ्योरी के अंदर जैसे इसका नाम है कोसरवेट मॉडल ऑफ ओपेरिन। इसमें क्या होता है, कोसरवेट मॉडल ऑफ ओपेरिन में क्या है कि इसने कोसरवेट के बारे में बताया। कोसरवेट एक प्रकार की बूंद है जिसके चारों तरफ पानी है, यानी कि इसकी जो बाउंड्री है उसमें पानी भरा हुआ है। और ये क्या थे, कोसरवेट जो थे ये सारे क्या थे, ये पॉलीमर्स थे। बहुत सारी पॉलीमर्स की यूनिट आपस में मिल करके कोसरवेट्स बनी। फिर कोसरवेट्स के में कुछ ऐसे एंजाइम्स है जिसमें स्टार्च का संश्लेषण करना, जल का अपघटन करना, ये सारी क्षमताएं इसमें मौजूद थी। और अगर हम बात करें तो माल्टेज भी इसके अंदर पाया जा रहा था, और इसके द्वारा घिरे हुए जो माध्यम में मुक्त करने की क्षमता भी इसमें पाई जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे जल अपघटन हो रहा था। कोसरवेट के टुकड़े फिर हो गए इसमें, कोसरवेट के टुकड़े होने की वजह छोटी छोटी बूंदों के रूप में आगे जो है नए जीव का उद्भव हुआ है। और यहाँ पर भी इसका जो पीएच है वो नष्ट नहीं हुआ है, जो इसकी पीएच यहाँ पे थी वहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही पीएच थी। ये था कोसरवेट मॉडल। अब हम सेकेंड मॉडल की बात करते हैं। सेकेंड है प्रोटीनॉइड मॉडल। प्रोटीनॉइड मॉडल की अगर हम बात करें, प्रोटीनॉइड यानी प्रोटीन की बात कर रहा है यहाँ पे, या इसको कह सकते हैं प्रोटोबायोंट। प्रोटीनॉइड का मतलब होता है प्रोटीन के जैसे मॉलिक्यूल यहाँ पे पाए जाएंगे। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहेगा, और अमीनो एसिड का यहाँ पे क्या है पॉलीमराइजेशन होगा यहाँ पे। तो जितने भी अमीनो एसिड है उनका यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, और पॉलीमराइजेशन होकर के ये प्रोटीन के अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। और यह प्रोटीन के जो प्रोटीनॉइड्स थे, यानी कि जो प्रोटीन को क्या कहा इन्होंने, प्रोटीनॉइड कहा। ये इसकी आकृति जो थी वो गोल थी, ये
गोल आकृति के हुआ करते थे और यहाँ पे उच्च ताप पर ये स्थिर रहा करते थे। फिर क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है वो स्टेबल होना शुरू हो गया। तो जब टेम्परेचर स्टेबल हुआ तब ये जो प्रोटोबायंट बने हैं ये मुकुलन के द्वारा अपने आकार में वृद्धि की इनने, तो ये आकार जो है इसका बड़ा हो गया। अब जब इसका बड़ा आकार हुआ है तो बड़ा आकार होने की वजह से जो है इसमें उत्प्रेरण क्षमता कमजोर हो गई और उत्प्रेरण क्षमता कमजोर होने की वजह से जो है बाहर की तरफ जो है द्विपर्तीय प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे इस प्लाज्मा में यानी कि ये मेम्ब्रेन तो बनी है लेकिन यहाँ पे लिपिड नहीं है। क्या नहीं है? लिपिड नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है माइक्रोस्फीयर। लिपिड नहीं होने की वजह से इसको माइक्रोस्फीयर कहा जाता है। फिर बात करते हैं थर्ड मॉडल के बारे में, जो है बाइलिपिड लेयर। थर्ड है बाइलिपिड लेयर। यहाँ पे लिपिड नहीं था पर लेयर थी, मेम्ब्रेन थी। अब यहाँ पे लिपिड आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे रॉबिन्सन ने क्या कहा कि प्रोटोबायन जो है उसके चारों तरफ लिपिड की बनी हुई द्विपरत के रूप में इसको माना है। उन्होंने बताया कि जलीय माध्यम में विभिन्न प्रकार के लिपिड्स को अगर रख देते हैं, अगर रख दे तो वहाँ पे जो है लिपिड की बाइलेयर बन जाती है और एक केंद्रीय स्थान बन जाएगा, केंद्रीय स्थान जहाँ पे लिक्विड रहेगा और उसके चारों तरफ क्या है, लिपिड की बाइलेयर बन जाएगी। अब ये लिपिड की जो बाइलेयर बनी है ये चयनात्मक पारगम्यता यहाँ पे शो करती है। जिसको चाहेगी उसको ही अंदर आने देगी और जिसको ये नहीं चाहती है उसको ये बाहर ही रखेगी। तो अगर ये चयनात्मक पारगम्य बन गई, झिल्ली और दोहरी बन गई, तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। अब तो यहाँ पे बन गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, यहाँ तक पढ़ा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई है तो प्रोटोबायंट का बनना जो है, और आज के सजीव की अगर हम बात करें तो ये प्रिमिटिव हो गया एक प्रकार का, कि सजीव बना होगा उससे पहले मेम्ब्रेन बनी है उसकी, और मेम्ब्रेन जो है इस प्रकार बनी है। ये जो फर्स्ट मॉडल था प्रोटोबायंट ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकंड, यूबायंट। सेकंड जो है वो है यूबायंट। ओरिजिन ऑफ यूबायंट कैसे हुआ? अब यूबायंट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि प्रोटोबायंट में क्या बन रहा था, जब प्रोटोबायंट बन रहा था, प्रोटोनॉइड बन रहा था, वहाँ पे डीएनए नहीं बना, ध्यान रखना, सिर्फ मेम्ब्रेन बनी है। अब यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा डीएनए। अब डीएनए बनेगा, डीएनए ऐसा तो नहीं है, तो डीएनए बनने के लिए इसको चाहिएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या चाहिएगा? न्यूक्लियोटाइड चाहिएगा, सीक्वेंस चाहिएगी उसकी, और डीएनए बनेगा तो प्रोटीन तो पहले बन ही रहा था। तो ये सारा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कि इसमें तीन संगठन, इसका जो कोशिका का संगठन है उसमें तीन प्रकार की बातें दी गई हैं। इसमें पहली जो बात है वो कहा गया है इसमें कि चयनित पारगम्य झिल्ली जो हमने पहले बनाई थी वो यहाँ पे रहेगी, जो बाह्य वातावरण से इसको अलग रखेगी। यानी कि ये कोई कोशिका बन गई। कोशिका क्यों कहा हमने? क्योंकि देखो अभी इसमें बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर कुछ लिक्विड है और ये लिक्विड जो है बाहर के एनवायरनमेंट से इसका कॉन्टेक्ट नहीं है, यानी कि ये एनवायरनमेंट अलग है, ये एनवायरनमेंट अलग है, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। सेकंड की अगर हम बात करें कि उपापचय तंत्र का यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स भी पाए गए हैं। हमने कहा था कि यहाँ पे एंजाइम्स भी प्रेजेंट थे, तो एंजाइम उत्प्रेरण की श्रृंखला हो गई यहाँ पे। फिर थर्ड की अगर हम बात करें कि आनुवांशिक सूचना को वहन करने के लिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डीएनए अणु आ गया। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर डीएनए आ गया है इसका मतलब इसको हम एक कोशिका कह सकते हैं। तो ये जो ट्रू लिविंग सेल जो होगी उसको यूबायंट कहा जाता है। तो यूबायंट जो है एक लिविंग सेल के रूप में इसको मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें लिक्विड भरा है और डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है। इसी के साथ इसमें खूब सारे एंजाइम्स भी पाए गए हैं। अब बात करें कि इसमें हमने कहा था कि डीएनए है, प्रोटीन्स भी हैं। प्रोटीन्स किससे बना होता है? प्रोटीन बना होता है पॉलीपेप्टाइड से। प्रोटीन किससे बना होता है? पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ होता है। और अगर हम डीएनए की बात करें तो ये डीएनए जो है ये बना हुआ होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड से, मतलब न्यूक्लियोटाइड से फिर फॉस्फेट जुड़ने की वजह न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, तो ये अमीनो एसिड बन गया। तो यहाँ पे इसको कह सकते हो ना कि अमीनो एसिड भी है यहाँ पे, तभी तो डीएनए बना है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो होती है उससे अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स तथा न्यूक्लिक अम्ल का विकास कैसे हुआ है।
इवोल्यूशन ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ है। सिडनी फॉक्स ने पहले ही बता दिया कि प्रोटीन का संश्लेषण हुआ है। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। बहुत सारे अमीनो एसिड पॉलीमराइजेशन हुए होंगे, यानी कि अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस होगी खूब सारी, और ये मिल करके प्रोटीन्स बनाते हैं। ये हमें पहले से ही पता है। और इसको पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है। जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है उसको क्या कहा जाता है? इसको पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है। इसी के साथ हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात की थी। जैसे हमने डीएनए की बात की थी कि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड आ गया। अब यहाँ डीएनए को मत समझना, न्यूक्लिक एसिड लेके चलना, क्योंकि अभी डीएनए पहले कभी नहीं बनता है, पहले आरएनए आएगा, पहले आरएनए बनेगा। तो डीएनए यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे आरएनए पहले बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसका संश्लेषण हो रहा है, और कार्बनिक यौगिक के पॉलीमराइजेशन एवं उसके साथ साथ पॉलीफॉस्फेट के उत्प्रेरण की क्रिया के होने की वजह से ऐसा होता है। और दोनों जो पॉलीमर्स हैं ये बन गए हैं, तो दूसरे बहुलक का निर्माण को भी ये उत्प्रेरित करते हैं, और स्वयं की प्रति बनाने की क्षमता इसमें आ जाती है। तो ये अपनी क्या बना लेगा? कॉपी बनाने की यहाँ पे क्षमता आती है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड, ये यहाँ पे अगर न्यूक्लिक अम्ल जो बना है यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स जो बना है वो है पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड, यानी कि यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे बनता है आरएनए। और आरएनए क्या कर रहा है? ये कर रहा है रेप्लिकेशन। तो आरएनए हो गया जेनेटिक मटेरियल। क्या हो गया? ये जेनेटिक मटेरियल हो गया, जो एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक सजीव से दूसरे जैसे सजीव के बीच की जो है आनुवंशिक कड़ी हो जाएगी। ये हेरिडेटिकल यूनिट हो गई यहाँ पे। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव सेल। ये हमने इसका ढांचा बना लिया है, कोशिका कैसे बनती है। ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव सेल के सबसे पहली जो कोशिका बनी है वो कैसी रहेगी? जैसे अपना अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अपन जानते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो है ये सबसे पहले बनी होगी, फिर यूकैरियोटिक बनी है, ये एडवांस टाइप की है, ये प्रिमिटिव टाइप की है। इससे भी सिंपल कोशिका की अगर हम बात करें तो इससे भी सिंपल होता है माइकोप्लाज्मा। याद रखना, सबसे सिंपल फॉर्म होती है सेल्स की माइकोप्लाज्मा। इसका शेप जो होता है अनिश्चित होता है। द्विपरत का इसका बाहर की तरफ का आवरण होता है, यानी मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो इसका होता है वो बहुत ही छोटा होता है, तो इस वजह से इसको प्रिमिटिव माना जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आद्य कोशिका की उत्पत्ति है, इसका जो सजीव कोशिका का जो प्रथम आद्य कोशिका बनती है उसको प्राइमोर्डियल सूप द्वारा निर्मित हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोलिपिड अणु रहे होंगे जो क्या कर रहे हैं? जो मेम्ब्रेन वेसाइकल में धसे हुए रहे होंगे। तो इस प्रकार जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होगी। और पुट्टिका लाइक स्ट्रक्चर बना है, तो पुट्टिका स्वयं प्रतिकृति होकर के इसमें क्या होगा? इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, प्रोटीन्स होंगे, ये सब इसको घिरे हुए रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे आरएनए अणु अधिक स्थिर रहेगा और डीएनए अणु में बदल जाएगा। तो आरएनए अणु लंबे समय तक रहने की वजह से यहाँ पे ये डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और डीएनए जो है यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट कंडीशन ही चेंज होती रही है इसलिए। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का ओरिजिन कैसे हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल का ओरिजिन कैसे हुआ है? तो सबसे प्रिमिटिव टाइप की कोशिका की बात करें तो वो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा जो है एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक में सबसे प्रिमिटिव है, ध्यान रखना। और माइकोप्लाज्मा का क्यों प्रिमिटिव कहा जाता है? क्योंकि माइकोप्लाज्मा का जो व्यास है 0.3 μm है, और ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको हम आर्टिफिशियल फॉर्म में बना भी सकते हैं, अपन माइकोप्लाज्मा को बना भी सकते हैं। और माइकोप्लाज्मा में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जो सबसे छोटा न्यूक्लियोटाइड का होता है, जिससे 150 प्रकार के प्रोटीन्स बनाता है ये, और इसका जेनेटिक मटेरियल बहुत छोटा होता है। और ये जीवित कोशिका माना जाता है इसको। और माइकोप्लाज्मा में डीएनए आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल जो है पाया जाता है। डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, क्योंकि इससे पहले हमने कहा था पहले आरएनए डेवलप हुआ, आरएनए से फिर डीएनए बना। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब इसको प्रोकैरियोटिक का भी प्रिमिटिव सेल मान सकते हैं आराम से। तो
जब एक बार प्राइमोर्डियल का मतलब होता है आद्य कोशिका अब यहाँ पे अस्तित्व में आ चुकी है, हम जानते हैं कि ये प्रिमिटिव कोशिका है। तो अब हम बात करते हैं इसी में इवोल्यूशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के, इसी कोशिका के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, कैसे सेल ने अपने आप को मेंटेन किया उस एनवायरनमेंट के थ्रू, और कैसे इसने बहुत सारे एंजाइम्स बनाए और अपनी क्रियाएं शुरू की। क्योंकि अभी भी जो एनवायरनमेंट है वो ऑक्सीजन नहीं है एनवायरनमेंट के अंदर, तो कैसे सर्वाइव करती है। अब देखो, हमने सेल कोशिका द्रव्य बना लिया और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल बना लिया, और ये एक जटिल कॉम्प्लेक्स बन चुका है अब, क्योंकि उससे पहले सिंपल था। और वातावरण में बहुत सारा चेंजेस होने लग गया, और इसकी वजह से जो है बहुत अधिक इसमें अधिक जो है स्थिरता जो है वो ज़्यादा बढ़ गई, और जिससे माइक्रोप्लाज्मा जैसी कोशिकाएं विकसित हुई। और माइक्रोप्लाज्मा एक प्रकार का क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अब हम बात करें इसी के साथ यहाँ पे जीवाणु बनना शुरू हो गए, जो है ब्लू ग्रीन एल्गी बनना शुरू हो गई, यानी साइनोबैक्टीरिया बनने शुरू हो गए, क्योंकि एक कोशिकीय है। और वातावरण में और अधिक चेंजेस हुआ है ना, इसमें ऊपर से ऊर्जा पदार्थ का उपयोग लेने के लिए कोशिका सक्षम होने लग गई, क्योंकि अभी तक एनवायरनमेंट जो क्या है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसे जीवाणु विकसित होने लगे पृथ्वी पर, जो क्या कर रहे हैं, कार्बनिक यौगिक जैसे शर्करा, अमीनो एसिड, वसा और अन्य बहुलक का उपयोग करने लग गए। और जीवाणु सीधे ही क्या कर रहे हैं, ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के जो परमाणु है, एटम, सीधा ही ग्रहण कर रहे थे। और अगर आज के वातावरण की अगर हम बात करें तो आज भी ऐसे जीव पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं जो सीधे ही एनवायरनमेंट नाइट्रोजन को यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है वातावरण के साथ साथ ये अपने आप को अनुकूल करते गए, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कुछ जो ये कार्बनिक यौगिक का उपयोग करने वाली कोशिकाएं थी, ये कुछ प्रोटीन्स के यहाँ पे एंजाइम्स के रूप में भी यहाँ पे कार्य करना शुरू कर दिया, कुछ एंजाइम्स बनना शुरू हो गए और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करवाया, जिसकी वजह से क्या हुई, यहाँ पे उपापचय मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है वो चलना शुरू हो गई। यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन बनना शुरू हो गई, एक्टिविटी होना शुरू हो गई। अब हम बात करें कि समुद्र के अंदर नाइट्रोजन यौगिक, विटामिन्स, आयंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सारे बहुत मात्रा में थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोटीन की संरचनाओं के लिए प्रोटीन की अलग अलग संरचनाएं थी जो डीएनए से बन रही थी, यानी कि डीएनए कोड करता था और उससे क्या बन रही थी, डीएनए अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, और ये सारे न्यूक्लियोटाइड जो है अमीनो एसिड बनाता है। तो इस प्रकार जो है ऐसे डेवलपमेंट हुआ है, और वातावरण में चेंजेस के साथ साथ इनमें के अंदर भी अपने आप में चेंजेस हुआ है। इसके साथ साथ यू बॉन्ड में जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन हुआ, और जीनोम का कुछ जीन जो थे वो हजारों जीन के अंदर बदलते गए, यानी कि यहाँ पे वेरिएशन होना शुरू हो गया कि जो अडप्ट कर रहा था तो उसमें क्या चेंजेस हुए, उत्परिवर्तन क्या हुआ, तो वो अलग जीव चला गया। फिर किसी के अंदर कुछ और उत्परिवर्तन हुआ, इसमें जीन की सीक्वेंस चेंज हो गई, तो ये अलग ऑर्गेनिज्म बना लिया। इस प्रकार अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनाते गए। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस करना कैसे शुरू किया, देखो अभी तक एनारोबिक कंडीशन है, ऑक्सीजन था नहीं, ठीक है, विषम पोषित थे, और कार्बनिक सूप में कार्बनिक अणु जो थे पोषण के रूप में यहाँ पे अवेलेबल थे। अब संख्या बढ़ने लग गई, ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगी ना, प्रिमिटिव वाली। अब इसको खाने की कमी आने लग गई, और एनवायरमेंट कंडीशन भी तेजी से बदल रही थी। तो क्या था कि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश आसानी से मिल रहा था, तो क्या किया कि बहुलक के संश्लेषण हेतु सूर्य का प्रकाश उपयोग चाहिए होता है, जिसमें एंजाइम एक्टिव रहते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ कि सूर्य का प्रकाश लेकर के इन्होंने प्रकाश संश्लेषण करना शुरू कर दिया, और इसकी संरचना जो है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई, और वातावरण के अंदर दबाव भी ज़्यादा पड़ रहा था। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी निर्माण हुआ, ईटीएस का भी निर्माण होना शुरू हो गया। कुछ कोशिकाएं जो होती है जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके क्या कर रही थी, जो है प्रकाशीय तंत्र का विकास होने लग गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन कर रहा था, H2O कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे H2O अवेलेबल था, वाटर प्रॉपर मात्रा में था। और कुछ कोशिकाएं इन्होंने कुछ और ही तंत्र विकसित कर लिए जो ऑक्सीजन अणु को जल और वायु में मुक्त करने लग गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर के साथ और इसमें वायु, इन दोनों का यूज करके इसने ऑक्सीजन को मुक्त करना शुरू कर दिया। और कुछ ऐसे भी सजीव बने जो रेस्पिरेशन करना शुरू कर दिया। अगर ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इसमें ईटीएस चलेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो ये जो है
ये सब काम करना शुरू कर दिया। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश आया, फोटोसिंथेसिस किया, तो यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट बनना शुरू हो गया। इसी के साथ साइटोक्रोम बनने का भी यहाँ पे डेवलप होना शुरू हुआ और बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलने लग गई प्रकाश की। न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेशन होना शुरू हो गया। टेम्परेचर अगर हम बात करें तो उच्च ऊर्जा यौगिक एटीपी का बनना शुरू हुआ। अब यहाँ पे एटीपी बनना शुरू हो गई है और वातावरण में CO2 ऑक्सीकृत अवस्था में आ गया और यहाँ पे ये निष्क्रिय था। अब हम बात करें कि यहाँ पे रिडक्शन की क्रिया होने शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पे कुछ पहले क्या था, H2S से ले रहा था इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या हुआ कि H2S से जो है अपचायक जो है पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से PS सेकेंड यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। तो PS फर्स्ट आया था पहले, फिर PS सेकेंड तंत्र डेवलप हो गया, जिसमें क्या हुआ कि अनऑक्सी सल्फर जीवाणु जो इलेक्ट्रॉन थे वो स्रोत के रूप में उपयोग में लेने लग गए, क्योंकि सल्फर बैक्टीरिया से यहाँ से क्या बन रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये यूज़ करने लग गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होने लग गई धीरे धीरे। और क्लोरोफिल से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो NAD और NADPH में स्थानांतरित होने लगे और NADPH से NADH और NADPH में कन्वर्ट होने लग गया। और अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे रिडक्शन जो पावर होती है वो ज़्यादा डेवलप होने लग गई, क्योंकि और रिडक्शन इसमें बढ़ने लग गया और इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, पीरियड सेकेंड तंत्र की यहाँ पे कमी होना शुरू हो गई। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है H2S से इलेक्ट्रॉन मुक्त होना शुरू हो गए और धीरे धीरे वातावरण के अंदर H2S की कमी होने लग गई फिर, क्योंकि H2S का यूज़ अभी तक प्लांट कर रहा था, अभी तक जितने भी प्लांट था वो सब क्या कर रहा था, H2S से क्या ले रहा था, इलेक्ट्रॉन ले रहा था और मुक्त इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये फोटोसिंथेसिस चला रहा था। लेकिन अब वहाँ पे H2S की भी कमी होने लग गई। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन को तो ये रिलीज कर ही रहा था ना, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और जब यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो यहाँ पे ऑक्सी और अनऑक्सी एनवायरनमेंट में प्लांट अपने आप को डेवलप कर लिया और डेवलप करने की वजह से इन्होंने क्या किया, दिन के अंदर तो इन्होंने CO2 को यूज़ करके ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू कर दिया और रात के अंदर ऑक्सीजन को यूज़ करके CO2 को रिलीज करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार इसका जो है डेवलप हुआ है प्लांट के अंदर ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों ही चक्र, यानी प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है चलना शुरू हो गई। और बहुत अधिक ऑक्सीकरण होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वह अप्रकाशिक तंत्र के रूप में शामिल होता गया और श्वसन श्रृंखला भी ऑक्सी कोशिकाएं होती गई, श्वसन श्रृंखला कहलाई। और इस प्रकार जो है अनऑक्सी कंडीशन से ऑक्सी कंडीशन में कोशिकाएं डेवलप होती गई और प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट हुआ, जिसमें DNA, RNA, प्रोटीन तंत्र ये सब कुछ था। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो कंप्लीट होती है, तो यहाँ से जो ओरिजिन होता है वो होता है यूकैरियोटिक कोशिका का। तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा है वो सब प्रोकैरियोटिक है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका का कैसे जो है इवोल्यूशन हुआ है। देखो, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन तो हमने बढ़ा ली, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई और ऑक्सीजन की जो टॉक्सिसिटी है उसके कारण बहुत सी जो विषमपोषी कोशिकाएं थी ये सब तो नष्ट होना शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए ऑक्सीजन वाली जो एनवायरनमेंट कंडीशन थी वो फेवरेबल नहीं थी और जहाँ पे ऑक्सीजन कमी थी वहाँ पे ये अनऑक्सी कंडीशन में आराम से कोशिकाएं सर्वाइव कर रही थी, लेकिन जहाँ ऑक्सीजन थी तो वहाँ पे ये सर्वाइव करने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। अब बहुत कम संख्या वाली जो कोशिकाएं हैं, बहुत या फिर बात करें कि बहुत कम नंबर वाली जो कोशिकाएं हैं या फिर 5 या 10 कोशिकाएं जो हैं वो आद्य कोशिकाएं जो प्रकाश संश्लेषण करके अनऑक्सी कोशिका की तरह काम करने लगी थी और इसी के साथ है यूकैरियोटिक कोशिका की नींव पड़ी। और इसने क्या किया, यूकैरियोटिक कोशिका का विकास हेतु यहाँ पे सिंथेसिस थ्योरी दी और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या थी कि यहाँ पे क्या क्या वेरिएशन हुआ। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो दृढ़ कोशिका झिल्ली की सतह यहाँ पे जो है लचीली कोशिका झिल्ली का निर्माण होना शुरू हो गया, झिल्ली द्वारा आबद्ध केंद्रक बनना शुरू हो गया। हमने पहले DNA RNA के बारे में पढ़ा था, DNA RNA के चारों तरफ जो है झिल्ली बनना शुरू हो गई यहाँ पे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लचीलापन था वो भी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ने लग गया। प्रकाश संश्लेषी जो कोशिकांग थे यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वगैरह यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गया। इसी के साथ माइटोकॉन्ड्रिया आने लगा, क्योंकि एनर्जी भी यहाँ पे चाहिए होती, तो एनर्जी के लिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बनना शुरू हो गया और कोशिका द्रव्य में विभिन्न झिल्ली आबद्ध तंत्र का भी निर्माण होना शुरू हो गया। ER है, गोल्जी, इस सब का बनना भी यहाँ पे शुरू हो गया। साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया जो है एक प्रकार का प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है,
प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण तंत्र जो है आराम से डेवलप होता है। जल का अपघटन NADPH व ATP जैसे प्रोडक्ट का यहाँ पे ऑक्सीजन से विलयन होना शुरू हो गया, जिससे तालमेल बिठाने में काफ़ी कन्फ्यूज़न होने लग गया, काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो इस प्रकार जो है झिल्लियाँ छोटे छोटे खंडों में टूटती गई। इसी के साथ मुकुलन द्वारा प्लाज्मा झिल्ली भी टूटना शुरू हो गया और 3 प्रकार से इस प्रकार डिवीज़न हुआ है। 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है कि इन संरचनाओं की कुछ समष्टियों में क्लोरोफिल बनना शुरू हो गए, यानी क्लोरोप्लास्ट बनना शुरू हो गया, और दूसरे के अंदर यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को त्याग करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र और आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया बनाना शुरू कर दिया। और तीसरे समूह में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्रिया को त्याग करके यहाँ पे न्यूक्लियस बनाना शुरू कर दिया। तो ये सब जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बाहर वाली, इसके टूटने खंडों में टूटने की वजह से ऐसा बनना शुरू हो गया है। अब कुछ के अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही थी तो यहाँ पे जो उत्परिवर्तन है वो भी ज़्यादा हुआ। अब कुछ में उत्परिवर्तन हानिकारक साबित हुआ, कुछ में लाभकारक साबित हुआ। जिसमें लाभकारक हुआ है उससे नई नई परिस्थितियों के अंदर डेवलप होना शुरू कर दिया, तो नए नए एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट तो बन गए, तो उसके अंदर जो है DNA भी बनना शुरू हो गया। क्या हो गया? DNA, एकल वर्तुल DNA की उपस्थिति भी हो गई। और एकल वर्तुल DNA की उपस्थिति जो है ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है यूकेरियोटिक के अंदर, तो यहाँ पे ये डेवलप होना शुरू हो गया। फिर स्मिथ आया, तो स्मिथ ने कहा कि जो झिल्लियाँ थी उसके अंदर इनगल्फ हुआ, यानी कि ये अंदर की तरफ फोल्ड हुई है, टूटी नहीं है। इन्होंने कहा ये अंदर की तरफ फोल्ड हुई। इससे पहले क्या कहा था कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है, और अब कहा कि ये अंदर की तरफ फोल्ड हुई है, और फोल्ड होकर के इसने DNA को अपने अंदर घेर लिया होगा और बचे हुए कोशिका द्रव्य को DNA से अलग कर लिया होगा। इस प्रकार जो है अलग अलग अणुओं में टूट गया होगा, और DNA रेखीखंडों में टूटने के पश्चात DNA की प्रतिकृति होना संभव हो गई। तो प्रतिकृति होने की वजह से यहाँ पे DNA की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लग गई। और इसी प्रकार अलग अलग ऑर्गेनिज्म भी बने, कोशिकांग बन गए। कोशिकांग में ER, लाइसोसोम, गोल्गी, इन सब का भी बनना शुरू हो गया, जिससे यूकेरियोटिक कोशिका का संगठन हो गया। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड स्पेशिएशन। यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक एवोल्यूशन हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड स्पेशिएशन। स्पेशिएशन का मतलब होता है नई स्पीसीज का बनना, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स के ग्रुप जिसमें अगर वो जो उसकी पेरेंट है उससे अलग है, यानी कि वो वापस इनब्रीडिंग नहीं कर रही है। जैसे हम बात करें कि स्पीसीज A है, इससे जो डेवलप हुई वो स्पीसीज B है, लेकिन ये A और B आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रही है। लेकिन A इंटरब्रीड कर रही है, B इंटरब्रीड कर रही है, लेकिन ये नहीं कर रही है। इसका मतलब इससे ये अलग हो चुकी है, तो ये नया स्पीसीज बन गई है। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पेशिएशन। नई स्पीसीज के बनने को बोलते हैं स्पेशिएशन। और हमेशा इससे स्पेशिएशन बनने की जो होता है ना, नया स्पीसीज बनता है, उससे पहले कोई स्पीसीज रही होगी जिससे ये नई बनी है। ये हमेशा ध्यान रखना, प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से ही दूसरी स्पीसीज का जो है ओरिजिन हुआ होता है। फिर हम बात करते हैं कि इसमें जीन विनिमय को रोकने के लिए कुछ प्रोसीजर हैं, तो उसमें हम बात करते हैं पार्थक्य क्रियाविधि, आइसोलेशन मैकेनिज्म। अब जीन विनिमय को रोकने के लिए भौतिक कारक हो सकते हैं, भौगोलिक हो सकते हैं, आनुवंशिक हो सकते हैं, शरीर में कुछ बैरियर आ सकते हैं। इस प्रकार जो है स्पीसीज जो है वो अलग अलग हो जाती हैं। तो इसमें हम पहला पढ़ रहे हैं, पहला है इकोलॉजिकल आइसोलेशन। इकोलॉजिकल आइसोलेशन या इसको एलोपेट्री भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर आ जाएगा। समझ लो यहाँ पे स्पीसीज रह रही थी, इसकी संतति भी है ना, ये दोनों रह रही थी, समझ लो। अब क्या हुआ कि अचानक जियोलॉजिकल बैरियर आ गया, जिसमें से ये इस तरफ आ गई, और ये बैरियर इतना ज़्यादा लंबा था कि ए इसको पार करके इधर नहीं जा सकती थी, बी इसको पार करके इधर नहीं आ सकती थी। टाइम बीतता गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ एनवायरमेंट कंडीशन चेंजेस हुई, तो इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो गया। यहाँ पे भी एनवायरमेंट कंडीशन चेंजेस हुई, तो इसके अंदर भी क्या हो गया, कुछ मॉडिफिकेशन हो गया। और मॉडिफिकेशन होने की वजह से क्या हुआ, ये स्पीसीज और ये दोनों अलग अलग हो गई। अब इन दोनों को एक साथ लाया गया, तो इसके अंदर कोई भी रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, ये एक दूसरे को पहचान ही नहीं रही है, इंटरब्रीड नहीं कर रहा है। तो इस वजह से जो है ये अलग स्पीसीज बन जाती हैं और ये अलग स्पीसीज बन जाती हैं। तो इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल आइसोलेशन।
अब ये जियोलॉजिकल बैरियर पहाड़ हो जरूरी नहीं है ना, कुछ समुद्र भी हो सकता है, द्वीप भी हो सकता है, मरुस्थल भी आ सकता है बीच में, जिसको स्पीसीज पार नहीं कर पाती है। फिर सेकंड बात करते हैं, सेकंड है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड सिम्पेट्री। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड इसको कहा जाता है सिम्पेट्री। सिम्पेट्री का मतलब होता है कि एक ही जगह रह करके, या फिर बात करें कि एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाली ये क्षेत्र है, इसके अंदर कोई स्पीसीज पाई जा रही है, एक साथ ही रह रही है, कि अचानक से म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? अचानक से म्यूटेशन हो गया। ये म्यूटेशन हो सकता है कि जीन विनिमय हो जाए, है ना, और जिससे ये जनक से पृथक हो जाए, यानी कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के अगर संतति बनेगी तो समझ लो इसकी संतति जो है ऐसी बन गई। बाकी सारे स्टार है लेकिन इसकी संतति ऐसी बन गई, तो ये ऐसी संतति बन गई, तो ये अलग बन गई। देख लो, तो ये अलग जो है इसको बोल सकते हैं एक ही स्थान पर जो संतति, जो जातियाँ पाई जा रही हैं, इसके अंदर कोई नई जाति का उद्भव होना। अब ये नई जाति का उद्भव जो है उत्परिवर्तन के कारण भी हो सकता है, जीन विनिमय के कारण भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। इसको समस्थानिकता कहा जाता है। थर्ड है प्री मेटिंग एंड पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। प्री मेटिंग एंड पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। अब प्री मेटिंग और पोस्ट मेटिंग का मतलब होता है कि कुछ स्पीसीज या कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं, जैसे ये ए है और ये ए प्लस है, ठीक है। अब इन जातियों के अंदर जनन करने की जो अगर हम बात करें सीज़न जो है, समझ लो ये रेजिन सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है, तो यहाँ पे ये विंटर वाला सीज़न है, तो यहाँ पे सीज़न चेंज हो गया, तो ये कभी भी आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि ये है तो एक ही, लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि इनका जो जनन करने का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। तो इस वजह से ये है पोस्ट एंड प्री मेटिंग आइसोलेशन। या अगर पोस्ट मेटिंग की, ये तो हो गया प्री का, पोस्ट की अगर हम बात करें कि जाइगोट फर्टिलाइजेशन हो जाता है या फिर दोनों का संलयन होगा, दोनों स्पीसीज जो हैं ये जो है रिप्रोडक्शन करेगी, लेकिन यहाँ पे जो स्पीसीज बनती हैं यहाँ पे या तो वो डेवलप ही नहीं होता, या तो जाइगोट बनता ही नहीं है, या बनता है तो पहले ही नष्ट हो जाता है, सर्वाइव नहीं करता है। तो ये हो जाएगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और या अगर इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से अगर या रिप्रोडक्शन से अगर बनता भी है तो वो स्ट्राइल बनेगा। स्ट्राइल का मतलब है ये आगे जनन नहीं करेगा। जैसे हम खच्चर के बारे में सुना होगा, खच्चर, तो खच्चर क्या है? खच्चर है हाइब्रिड, पर वो क्या है? स्ट्राइल है, यानी कि वो जनन नहीं कर सकता, उसके आगे प्रोजेनी डेवलप नहीं हो सकती। फिर हम बात करें कि नई जाति का उत्पव के लिए क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि समस्थानिक समष्टि में व्यष्टियों में आनुवंशिक भिन्नता होना आवश्यक है, यानी कि वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वेरिएशन होगा तभी नई स्पीसीज बनेगी। समस्थानिक क्षेत्र में विभेदित समष्टियों की संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए। ज़्यादा संख्या होगी तो किसी न किसी में तो चेंजेस होगा, कोई ना कोई तो अलग होगी। और प्राकृतिक समष्टि में लैंगिक पृथक्करण क्रियाविधि का चयन होना अति आवश्यक है, क्योंकि स्थानीय समष्टि में लैंगिक पृथक्करण अधिक शक्तिशाली होता है, जिसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। और नई जाति का उद्भव होने में ये अति आवश्यक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एनवायरमेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विभिन्नताएं निम्नलिखित स्रोत में उत्पन्न हो सकती हैं। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें क्या है कि जब अस्त्री विभाजन होता है, जब जीन आइसोलेशन होते हैं यानी क्रोमोसोम का पृथक्करण होता है, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर जब होता है या फिर रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, तब उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। फिर है जीन म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। फिर है गुणसूत्र की संरचना व संख्या में परिवर्तन, न्यून गुण, या फिर बात करें कि यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी आ सकता है ना, और गुणसूत्र का डिलीशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, ट्रांसलोकेशन हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, तो ये सब हो सकते हैं। यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी आ सकती है, ये हम बात कर चुके हैं। और हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से भी यहाँ पे क्या होता है? वेरिएशन आ सकता है। फिर है सेल्फ फर्टिलाइजेशन में अगर हम बात करें कि कभी कभी समष्टि में कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो अपने आप ही निषेध हो जाते हैं। जैसे हम छिपकली वगैरह की बात करते हैं तो वो अपने आप ही निषेचित हो जाती हैं, उसके अंडे जो हैं उसके अंदर भ्रूण बनना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार का भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है।
तो ये सारा प्रोसीजर हमने पढ़ा है कि कैसे कैसे वेरिएशन आ सकता है, वेरिएशन लाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।